ग्रामर में विराम चिन्ह हमने थोड़ा शुरू किया था शायद, नहीं तो हम आज फिर से शुरू करते हैं। विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे। विराम चिन्ह लेसन 24 आपकी व्याकरण की बुक का है। कुछ चैप्टर्स जो बाकी रह गए हैं दो, वो हम देख लेंगे। बालराम कथा में कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, क्वेश्चंस देना बाकी हैं, वो मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ में। ग्रामर में जो चैप्टर्स हमारे कुछ कम इम्पोर्टेंट थे वो हमने छोड़ दिए थे, उन्हें हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, आप लोगों को हमने एक सिलेबस में बताया था कि कौन से आपके डिलीट किए गए, कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन से आपके लिए जाएंगे। जो हमें लेना थे वो तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन और भी कुछ हैं ऐसे जो छूट गए हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें हम ले लेंगे। ठीक है, तो विराम चिन्ह हम ले रहे हैं आज। विराम चिन्ह के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। जैसे विराम से इसके नाम से ही स्पष्ट है, विराम यानी ठहरना, विश्राम करना, ठहरना, विश्राम करना, रेस्ट करना, है ना। विश्राम करना यानी रेस्ट करना, रुकना, रुक जाना। थक जाते हैं हम तो रुक जाते हैं ना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं सीधे सीधे हम जा रहे हैं और हम थक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं। तो हिंदी में भी, भाषा में भी क्या होता है, यदि हम किसी वाक्य को लगातार बोलते हैं तो बोलते बोलते हम काफी लंबा वाक्य हो जाता है, तो हमें बीच बीच में स्टॉपेज देने होते हैं, है ना। जैसे ट्रेन चलती है और बीच बीच में स्टेशन पे रुकती है ना अलग अलग, तो उसी तरह से जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारी ट्रेन भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेती हुई आगे बढ़ती है। हमारी भाषा भी, जो बोलते हैं वो भाषा भी धीरे धीरे बीच में रुकते हुए आगे बढ़ती है। तो जब हम, तो ऐसे चिन्ह, हिंदी भाषा में ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है रुकने के लिए, थोड़ी देर ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। तो हम यदि गौर से ध्यान दें, हम पढ़ते समय, बोलते समय, तो हम देखते हैं ना कि विराम कहीं ना कहीं कुछ चिन्ह लगे होते हैं, कहीं डंडा लगा होता है, कहीं कॉमा लगा होता है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि हम अपनी भाषा को सुविधाजनक रूप से बोल सकें, सरलता से बोल सके, और हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी समझ में आए, है ना। अगर हम स्ट्रेट भाषा बोलेंगे तो उसका अर्थ भी समझ में नहीं आएगा किसी को भी। और यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके भाषा का उपयोग करेंगे तो वह, उसका अर्थ भी सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैंने पहले भी आपको भी दिया होगा, आज फिर मैं बताती हूँ। सिंपल सा उदाहरण हमने, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, रुको मत जाने दो। अब इस सेंटेंस में मैं कॉमे का प्रयोग करूंगी ना, कॉमा, अल्प विराम, जिसे हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। अगर मैंने रुको के बाद कॉमा लगाया तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, रुको, उसके बाद कॉमा है तो हमें रुकना है, ठहरना है ना, थोड़ा स्लो हो जाना है। रुको मत जाने दो, है ना। और यदि मैं यहां लगाऊं रुको मत जाने दो, अगर मैंने कॉमा मत के बाद लगाया तो इसका अर्थ भी बदल गया। तो एक कॉमा लगाने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है ना, बदल जाता है। जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, ठीक है ना। और अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो रुको मत जाने दो, इसका अर्थ बदल गया। तो एक कॉमा लगाने से हिंदी में भाषा का अर्थ बदल जाता है, हमारे यहाँ वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय इन विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि अर्थ स्पष्ट हो और कुछ और अर्थ ना निकले, है ना। तो इन वाक्यों में इन विराम चिन्हों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, भाषा को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को ये स्पष्ट बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। तो कई इस तरह के कई विराम चिन्ह आपकी पुस्तक में जो केवल 7 या 8 तरह के दिए गए हैं, 9 विराम चिन्ह दिए गए हैं। बाकी तो बहुत सारे छोटे मोटे, बहुत सारे भाषा में विराम चिन्ह होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 9 विराम चिन्ह दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है।
तो विराम चिन्ह क्या होते हैं कि जब हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तब बीच बीच में थोड़ी देर रुक जाते हैं। बोलते समय इस प्रकार की रुकने की प्रक्रिया को लिखित भाषा में स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। कि विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। और विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि आपने सड़क पर चलते समय ध्यान दिया होगा कि ट्रैफिक लाइट लाल और हरी बत्ती के द्वारा रुकने और चलने का संकेत देती है, जिससे वाहन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल सके। ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित रूप से भाषा को समझने व समझाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विराम का अर्थ रुकना और चिन्ह का अर्थ संकेत होता है, अर्थात रुकने के लिए लगाए गए संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा का भाव स्पष्ट होता है। वाक्य बोलते समय हमारा बोलने का तरीका विराम चिन्हों पर ही निर्भर है कि जब हम वाक्य को बोलते हैं, वाक्य का उच्चारण करते हैं, तो उस समय हमारे बोलने का तरीका किस पर निर्भर होता है? विराम चिन्हों पर। जहाँ विराम चिन्ह होते हैं वहां हम रुकते हैं, है ना, उसका प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो भाषा, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो भाव सामने वाले को समझ में आता है। जैसे उदाहरण इसमें दिया है, मारो मत छोड़ो। मारो मत के बाद कॉमा लगाया है, मारो मत छोड़ो। और दूसरे में सेंटेंस में कॉमा लगाया गया है, मारो मत छोड़ो। मारो, छोड़ना नहीं है, मारना है ना। तो इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करने से भाषा सरल हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और प्रभावी हो जाती है। तो इसकी परिभाषा हमने बताई। विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह 9 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा अर्धविराम, चौथा प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं उसको, है ना, प्रश्न चिन्ह। पांचवा विस्मय चिन्ह, छठा 6 नंबर पे निर्देशक चिन्ह, इनके चिन्ह कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। निर्देशक चिन्ह 7 नंबर पे है योजक चिन्ह, और 8 नंबर पे उद्धरण चिन्ह, 9 नंबर पे लागू चिन्ह। ये 9 प्रकार के विराम चिन्ह आपकी बुक में दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इनके संकेत पहले देख लीजिए, चिन्ह पहले देख लीजिए कि इनके चिन्ह कौन कौन से हैं। आप चिन्ह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चिन्हों का प्रयोग तो हम करते ही है भाषा में। इनके बिना तो कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है ना, वाक्य अपूर्ण सा लगता है हमें कि हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे अगर ये चिन्ह न होगा। तो अपूर्ण विराम ये एक डंडा होता है, एंड में किया जाता है। कोई भी वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में इसको लगाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही हिंदी में जब वाक्य का अंत होता है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, कॉमा।
इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, कॉमा। अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकना। जहां कॉमा लगाया है वहां हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि रेखा, रेखा, मीरा और राधा जा रही थी, तो हम वहां इसमें हमने रेखा और मीरा के बीच में कॉमा लगाएंगे तो हम रुकेंगे, रेखा मीरा दोनों बोला। यदि हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम स्ट्रेट बोलेंगे रेखा मीरा सब एक साथ, तो समझ में नहीं आता है। तो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम यानी कॉमा, इस तरह से इसे लगाया जाता है। इसके बाद अर्धविराम। अर्धविराम होता है, एक बिंदु होता है और नीचे कॉमा होता है, इसे कहते हैं अर्धविराम। और अर्धविराम में पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने, पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना है और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना है, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण में हम देखेंगे, पहले चिन्ह देख लीजिए, इनके चिन्ह कौन कौन से। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को हम जानते हैं क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न पूछने के लिए जो वाक्य होता है उसके पीछे इसे लगाया जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग जिनमें होता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, वहां पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह का मतलब होता है कि जो आश्चर्य प्रकट करने वाले, विस्मयादि बोधक शब्द हमने पढ़ा है, उनके बारे में और कार्य हमने पढ़े थे। तो विस्मय चिन्ह होता है जहां पर विस्मय इसका आश्चर्य का भाव जहां पर प्रकट होता है, कि जहां हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के अंत में इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह भी क्या है, इसका क्या संकेत है, इसका इस तरह से एक डंडा और नीचे बिंदी लगाई जाती है ना, एक इस तरह से डंडा और बिंदी लगाई, एक लाइन खींचकर नीचे पॉइंट लगाया जाता है। एक्सपेरिमेंटरी जो बोला जाता है इसमें। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक होता है इस तरह से बड़ा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लगाते हैं ना निर्देशक चिन्ह, इस तरह से योजक से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी बात का निर्देश देने के लिए, है ना, अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बात कही जा रही है, कोई उदाहरण दिया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तब इसका प्रयोग किया जाता है निर्देश देने के लिए। तो यह होता है निर्देशक चिन्ह। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी डैश, जिसको कहते हैं, दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है कि दो शब्दों के बीच कुछ संबंध या विभक्ति लोप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों के बीच इसे कैसे लगाते हैं, डैश, इस तरह से लगता है ना डैश। जैसे सुख दुख है, अच्छा बुरा है, माता पिता है, तो इनके बीच में हमने डैश लगाया, तो इस डैश को क्या कहते हैं हिंदी में, योजक चिन्ह कहा जाता है। ये निर्देशक से थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसके बाद आता है उद्धरण। उद्धरण यानी इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा ये दो तरह के होते हैं, है ना, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, इकहरा और दोहरा। हिंदी में उसे सिंगल को कहा जाता है इकहरा उद्धरण और डबल को कहा जाता है दोहरा उद्धरण। उद्धरण यानी इन्वर्टेड कॉमा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, पहला तो है इकहरा और दूसरा दोहरा। इकहरा यानी इस तरह से एक होता है ना, एक एक लगता है, दोहरा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से इसका चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं हम कई बार। कब कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, कि जब विशेष पुस्तक, व्यक्ति, पाठ या वस्तु के नाम को उद्धृत किया जाता है, किसी विशेष पुस्तक का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, है ना, इनका नाम यदि हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पर हम इकहरे यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। किसी का नाम है, किसी किताब का नाम है ना, या कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो उसको यदि मैं हाईलाइट करना हो अलग से वाक्य के अंदर, तो हम वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इसके बाद दोहरा, डबल कहाँ लगाते हैं,
कि जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसे रखने के लिए, यदि कोई बात कही गई है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने कहा है, उसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी ने कहा है, तो इस जो किसी के द्वारा कही हुई जो बात है उसको वैसे के वैसे ही यदि हमें बताना है तो वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमे का प्रयोग वहां किया जाएगा। और उसका नाम है, व्यक्ति का, वस्तु का, है ना, कुछ ऐसी किताब का कोई नाम है तो वहां पर हमें सिंगल लगाना है, और कोई बात है कही गई उसे जैसे कि जैसे ही हमें बतानी है तो वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह हो गए, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल और डबल। इसके बाद लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है इस तरह से, एक बिंदी होती है ऐसे शून्य की तरह, छोटा शून्य है ना, ऐसे पॉइंट से थोड़ा बड़ा और शून्य से थोड़ा छोटा, इस तरह से एक बिंदी लगाई जाती है। हमने कई बार ऐसे किताबों में और इनमें हमने जब हम पाठ पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं जैसे डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर लिखा है तो उसके आगे ऐसी बिंदी लगी रहती है ना, ऐसे शून्य की तरह एक छोटी सी बिंदी के समान ऐसा लगा रहता है शून्य, है ना। पंडित, जैसे पंडित लिखा है तो ऐसे लगा है। मध्य प्रदेश हम लिखते हैं जैसे शॉर्ट में, तो ऐसे लिख दिया। उत्तर प्रदेश लिखा है तो ऊ करके बिंदी लगाई और ऐसे लिख दिया। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, लाघव चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। कि किसी भी संक्षेप में किसी शब्द को हमें सूचित करना है, उसके बारे में बताना है, पूरा नहीं लिखते हैं और उसके प्रथम अक्षर के साथ में हम लाघव चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर प लिख के ये लाघव चिन्ह लगा दिया, संक्षेप में कर दिया, इसे पंडित को हमने संक्षेप में कर दिया। डॉक्टर लिखा तो यहाँ पर ये लाघव चिन्ह लगाने से ये जो पूरा शब्द है ये संक्षेप में सूचना हमें दे रहा है, संक्षेप में बता रहा है, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर। ठीक है, तो लाघव चिन्ह जो होते हैं वो किसी भी शब्द को संक्षेप में हमें बताने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। कोई भी शब्द है, कोई बड़ा शब्द हम बताना चाह रहे हैं तो उसे शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं तो वहां पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे विराम चिन्ह जो आपके बुक में दिए गए हैं, इनके उदाहरण भी टेबल बनाई गई है, उस टेबल में इनके एक एक उदाहरण भी दिए गए हैं, एक दो उदाहरण इनके दिए गए हैं, उसे भी उदाहरण आप पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग जानते हैं इनका प्रयोग बहुत सी बार आपकी पुस्तक पढ़ते समय आपके पाठ में आता है कई बार। तो ये विराम चिन्ह है, इनमें आपको प्रश्न उत्तर क्या करना है, प्रश्न जो लिखना है वो मैं बता देती हूँ आपको, कौन सा प्रश्न आपको इसमें लिखना है। एक ही प्रश्न बनाना है, एक या दो प्रश्न से ज्यादा नहीं। प्रश्न में दे रही हूँ, उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, तो अब इसका प्रश्न लिख लीजिए। यस मैम। आ गया। यस मैम, आ गया समझ में। विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2, विराम चिन्ह नाम एवं नाम के साथ साथ उनके चिन्ह भी लगाते जाना। ठीक है, जो चिन्ह है उनके नाम के आगे उनका चिन्ह भी लगा देना। और दो दो उदाहरण लिखना है आपको उसमें। ठीक है, और बस दो ही क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, जो एक्सरसाइज है वो बुक में ही कर लेना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना एक्सरसाइज के बारे में। बाकी सारी मैम प्लीज साइड। यस मैम। इतना वर्क कंप्लीट कर लीजिए आज अपना। 2 क्वेश्चन ये लिखना है, दोनों क्वेश्चन कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।